हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ सर, आ रही है। मैं चला रहा हूँ, ठीक है। चला आप चला, नहीं तो वो चला दूं मैं, जो बाहर का था। हाँ, एक जी इसके बाद चला देना आप, ठीक है। मैं भी चला रहा हूँ, उसके बाद चला अच्छा देना आप, अच्छा, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, ओके। मैं चला रहा हूँ, इसको चला देना आप। तुम नमाज पढ़ो पहले। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार
जी आपकी बात। हाँ मेरे को कर दीजिए। मैं सर मेरी स्क्रीन नहीं हो रही शेयर। अच्छा स्क्रीन नहीं हो रही आपकी? हाँ हाँ अभी कर रहा हूँ, एक मिनट डिसेबल कर रहा हूँ मैं। कर दीजिए। हो गया, अब हो गया, अब करिए। करूँ? हाँ करिए। हाँ अब हो गई है। गुड मॉर्निंग अशोक सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद आपको सुनने का मौका मिल रहा है। अरे सर ऐसी बात नहीं है सर, मैं तो सुनता ही रहता हूँ सबको। नहीं नहीं, हमें सुनने का सौभाग्य मिल रहा है क्योंकि काफी दिन से CNC तो हुई नहीं है, चलिए चलिए। तो अच्छा अभी ये सुनने का स्क्रीन शेयर मौका हो मिल रही है रहा मेरी? है। हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है, हेल्प लिखा आ रहा है। हाँ हील मतलब हील एक हील। वीडियो चल रही है, हेल्प हील हैप्पीनेस। हाँ 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 हाँ, गुड गुड जी गुड जी गुड। ट्रस्ट। अच्छा ये शोर आपके यहाँ हो रहा है, ये कहीं नहीं मेरे और यहाँ नहीं हो किसी रहा के? सर, मेरे यहाँ तो कोई बालक ही नहीं है। ठीक है। हाँ जितने भी पार्टिसिपेंट है प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम होगी और ट्रेनिंग आप प्रॉपर तरीके से ले नहीं पाओगे। आप अपना टाइम दे रहे हो तो प्लीज आप अपना माइक भी और वीडियो भी म्यूट कर लो ताकि कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये जो इरशाद अली गोल्ड डायरेक्टर रिकॉर्ड अपना ये मंसूरी जी अपने आप को म्यूट करो। मोहित श्रीवास्तव जी म्यूट करो अपने आप को। ओके सर। म्यूट करो सर अपने आप को। सभी पार्टिसिपेंट प्लीज म्यूट कर लें, आप म्यूट नहीं कर रहे हैं। मंसूरी साहब, इरशाद अली साहब, इसको म्यूट कर लीजिए। कोई बात नहीं। जी म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से आवाज काफी आ रही है। और ये कलिस्ट लोबो कोई नया आया है, इनको भी अपना म्यूट कर लीजिए माइक। आज की ट्रेनिंग बहुत शानदार होने वाली है, बहुत एनर्जेटिक पर्सन हमारे बीच आ चुके हैं। सो जितना आप कोऑपरेट करेंगे उतना ज्यादा मीटिंग अच्छी हो जाएगी। वीना जी आप भी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सारू साहब म्यूट कर लीजिए अपना माइक। जगरुद्दीन मंसूरी साहब अपना माइक म्यूट कर लीजिए। और ये हमारे सुथर साहब हैं, इनको भी म्यूट कर लीजिए प्लीज, थोड़ा कोऑपरेट करिए। हमारे पास 9 मिनट हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट रह गए हैं उनको जल्दी जल्दी कॉल करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मीटिंग का पार्ट बन पाएँ और अपनी नई नॉलेज को इन्हेंस कर पाएँ, एक नया नॉलेज का निखार ला पाएँ। मैडम लगा ध्यान से लगाई। प्लीज सर म्यूट कर लीजिए सर, बार बार मैं चीज बोल रहा हूँ, म्यूट कर लीजिए। आप होस्ट में आप हो आज सर? नहीं सर मैं होस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं सर थोड़ा कोऑपरेट कर रहा था। अच्छा नहीं तो फिर सर कर देंगे ना, वहां से सबको वो कर देंगे। ओके वो सर का शायद आवाज नहीं जा रही है, अभी सर कहीं और हाँ कोई लगे बात हैं। नहीं, अभी सर ने बोला है कि अभी कर देंगे, फिर सबको हटा लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके।
के हो? देखता हूँ यार कितना बजे ये वो दे दियो जरा ब्लूटूथ वो काम नहीं कर रहा बात करने That is the power of God, power of doing praise. Yeah. गिलास ले लो, ये ठंडा पानी का इससे लो पानी देख लो ना गिलास ले लो वहां नॉन देखो हम जिम आए फिर जरा वहां भी ना खा तो दी चलो ना नहीं बोले यार तुम बड़ा हेलो गुड मॉर्निंग रिजवान सर इसमें दिख रहा है तो कोई और वीडियो पे होगा इसीलिए वीडियो है Good morning to all of you. Good morning. रोक दूं नहीं चलते रहने दो तो बताओ ठीक है गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की मीटिंग बहुत ही शानदार होने वाली, बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आज की बहुत स्पेशल ट्रेनर हमारे अशोक रावत जी जो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। तो आप अपने लोगों को बुलाइए, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए और ताकि वो इस ट्रेनिंग का फायदा लें। और आपकी आज की ट्रेनिंग मतलब आपको लगेगा यार मतलब किसी तरह की अपनी ट्रेनिंग लिया आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं मीटिंग की। सर स्क्रीन शेयरिंग अपनी बंद कर दीजिए अशोक जी। मैं कर रहा हूँ सर। जी सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, हम लोग आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं और आज मैं बुलाने जा रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आज के दिन ट्यूसडे, सैटरडे एंड ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे हम एक लीडर की मीटिंग कराते हैं, जहाँ पे आपको सीखने का मौका मिलता है उन लीडर से जिन्होंने जो वाकई मतलब बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत अपने अच्छे बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और वो बोला लेवल बहुत बड़ा नहीं होता लेकिन नॉलेज बहुत सारी होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हम लोग हैं तो हम छोटी छोटी चीजों से बहुत सारी चीज सीखते हैं। जब जब हमें कोई भी चीज बड़ा काम करना होता है, बड़े काम करने के लिए जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको हम करते हैं तो बड़ी चीजें अपने आप हो जाती हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास लीडर ऐसे हैं कि जो जिनके पास नॉलेज बहुत अच्छी है, जानकारी बहुत अच्छी है, भले ही बहुत बड़ा लेवल ना हो लेकिन बहुत अच्छी इनके पास एक नॉलेज है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो दोस्तों ऐसे ही आज हमारे पास एक लीडर है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया लीडर हमारे पास, जिनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, हर चीज में वो एकदम परंपरागत, एकदम ऑलराउंडर है जिनको हम कहेंगे। मतलब हमारे पूरे नेटवर्क में अगर कोई भी समस्या आती है, किसी भी टाइप की आती है, तो सबसे पहले एक ही नाम आता है और वो नाम है दोस्तों मिस्टर अशोक रावत। मतलब हर इंसान और बहुत ही सोशल है और अपनी कभी भी मतलब अपनी कॉस्ट पर किसी के लिए कुछ भी कर जाते हैं। नेचर बहुत अच्छा है और टीम को बहुत अच्छे से बिल्ड करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं पहले काफी टाइम से उनका टाइम लेने की मैं कोशिश कर रहा था लेकिन टाइम का नहीं मिल पा रहा था। तो दोस्तों मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ हमारे बहुत ही शानदार लीडर, बहुत ही बढ़िया लीडर, नन अदर देन सबके सबके मतलब सबके चाहने वाले, जिनका सब लोग इंतजार करते हैं। तो आपकी जोरदार ताली को बीच में बुलाने जा रहा हूँ मिस्टर अशोक रावत। और मैं आपको एक बार म्यूट कर रहा हूँ सबको और उनका हम लोग वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे मिस्टर अशोक रावत जी। Good morning, sir. Good morning. Good morning. Sir, good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Most welcome. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अशोक जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मॉर्निंग सर, कन्नौज से सुशील कुमार बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मनोज बोल रहे हैं बिहार से। अरे वाह मनोज जी, गुड मॉर्निंग। सर मैं लॉकडाउन में सर फंसा हूँ सर, इसे वहां से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया मनोज जी, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए हाँ गुड मॉर्निंग सर। अशोक जी हाँ जी सर। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। अब मैं स्क्रीन कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ सर। Good morning, sir. आपकी फोटो नहीं आ रही है। फोटो नहीं आएगी, सीधे स्क्रीन आएगी। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा एक्चुअली लैपटॉप में वो नहीं है, कैमरा नहीं है सर। अच्छा ओके 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 चलिए राइट। स्क्रीन आ गई सर मेरी? अरे अच्छी आ रही, बहुत अच्छी। चलिए चलिए तो शुरू करते हैं सर। हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल स्टार्ट करिए सर। मैं शुरू करूं सर? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को, और इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए सर वाकई में अगर सामने होते हैं तो मतलब वो फीलिंग आ गई कि आज सारे के सारे मीटिंग हॉल में बैठे हैं, मेरे को दिख रहे हैं सारे के सारे, और मतलब वही फीलिंग है कि मैं सामने रूबरू हूँ। बेशक आप मुझे देख नहीं पा रहे, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप में कैमरा नहीं है, तो मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग नहीं देख पा रहे। पर मुझे वो फीलिंग आ रही है कि मैं आपको बिल्कुल सामने बैठ के देख रहा हूँ और पूरी मीटिंग वैसे ही स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ग्रुप में मैक्सिमम लोग मुझे जानते, उत्तराखंड का हूँ और प्रेजेंट में भजनपुरा में रहता हूँ। जैसे रिजवान भाई ने बताया, मतलब मैं उनको महागुरु बोलूंगा क्योंकि मेरे जीवन में जो टर्निंग पॉइंट लाए हैं वो रिजवान भाई लाए हैं, और मेरे मतलब एक भाई के नाते, दोस्त के नाते, एक पड़ोसी के नाते उन्होंने हमेशा मेरा तो अच्छा चाहा, लेकिन मैंने एक बात नोट करी है, दूसरों के लिए भी उनके मन में यही भाव रहता है कि वो दूसरों की पावर वो जानते हैं।
जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे तो जामन जी ने याद दिलाई थी, सेम रिजवान जी का रोल है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में, खासकर वेस्टीज में। लोगों को उनकी ताकत बताते रहते हैं, यार तू कर सकता है, तू कर लेगा, तू हो जाएगा, तू कर ले। और बहुत सारे लोग मतलब वो काम कर जाते हैं जिनका उनको खुद विश्वास नहीं होता, सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम के थ्रू। तो शुरुआत करते हैं सर। मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी शुरू हुई थी 97 से। 97 में एक विदेशी कंपनी आई थी, जब नया नया कॉन्सेप्ट था तो हमें भी नया नया जोश था, उम्र बड़ी लड़कपन वाली थी। तो शुरुआत की, अच्छा लगा, 3-4-6 महीने करीब समझ में आ गया कि यार काम तो बढ़िया है, लेकिन शायद प्रोडक्ट हमारी रेंज से बाहर है, तो वो कंपनी को हमने ड्रॉप कर दिया। और फिर ऐसे ही करते करते फिर दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, काफी सारी कंपनी करी। लेकिन करीब करीब 2 साल पहले रिजवान जी से मेरी मुलाकात हुई। वैसे हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं, मिलना होता था, पर खास तौर पे रिजवान जी ने काफी टाइम लगाया मेरे ऊपर। फॉलोअप किसे कहते हैं वो भी मैं समझ पाता हूँ कि मैं लगातार ना बोलता रहा 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, लेकिन रिजवान जी ने उम्मीद नहीं छोड़ी और वो लगातार मेरे पीछे लगे रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुझे वेस्टीज में आना ही पड़ा। और आके मैं बड़ा फॉर्चून, मतलब अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में आया और ऐसे शख्स के साथ आया जिन्होंने ना जाने मेरे जैसे कितने लोगों की लाइफ बदल दी है। और वेस्टीज की शुरुआत बहुत छोटे से चेक से हुई थी, 480 रुपए के शुरुआत हुई थी, और होते 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 चेक बढ़ते गए, 780, 940। हाईएस्ट चेक जो मेरा गया है 36,726 रुपए का गया है यहाँ से, और सिल्वर का लेबल मेरा है। कुछ मेरे ही रीजन है मेरे कि कुछ मैं टाइम नहीं दे पाया बीच में, इसलिए मैं शायद अभी तक सिल्वर से आगे नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली इस साल के एंड तक काफी ऊपर तक जाने का पूरा इरादा है और पोस्ट भी बदल देंगे इस बार। तो मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है रिजवान सर? हेलो 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 सर, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है सर? हेलो हेलो, चलिए मैं शुरू करता हूं। जैसे कि मैंने टॉपिक दिया था कि 21वीं सदी का व्यवसाय। आप लोग जब इस लाइन में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको 21वीं सदी का व्यवसाय है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के नाम से भी जानते हैं। तो 21वीं सदी का व्यवसाय क्यों इसको कहा जाता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, और 21वीं सदी में चलने के साथ साथ हमें बहुत चीज हमारी लाइफ में स्मार्ट हो गई हैं। स्मार्टफोन हम यूज करने लगे हैं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था वो लोग भी आज स्मार्टफोन यूज करते हैं। अपनी लाइफ में हमने बहुत सारी चीजें स्मार्ट करनी शुरू कर दी हैं। तो 21वीं सदी में हर काम जो होगा वो स्मार्ट होगा। तो 21वीं सदी का जो स्मार्ट बिजनेस है, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे आज हम। तो मैं आज का जो टॉपिक होगा उस बारे में थोड़ा सा ये होगा कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बेहतर है नौकरी से या किसी ट्रेडिशनल अन्य व्यवसाय से। इसमें सवाल ये भी हो सकता है कि आज के संदर्भ में नेटवर्क मार्केटिंग की सार्वभौमिकता है, मतलब क्या यह व्यापार हर किसी व्यक्ति को आजीविका मुहैया करा सकता है? क्या आज का युवा वर्ग इस व्यवसाय में अपना भविष्य देख सकता है? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब मैं आज देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ कामयाब विशिष्ट लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं वो जानते हैं। इनको आप सभी जानते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में मतलब एक बहुत बड़ा नाम है। ये कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल है। इनके बारे में सभी जानते हैं। बिल गेट्स का कहना है, इफ आई वुड, यानी अगर मुझे जिंदगी में सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही चूज करूंगा। ये बिल क्लिंटन है, यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये हमारी इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री एक चांस देती है हर किसी को अपनी शर्तों पे जीवन जीने का, और लोगों को मजबूत बनाती है। बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ मल्टी मिलियनियर बनते हुए देखा है, करोड़ों लोगों को। तो आप सब लोगों का शुक्रिया, और आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई नेटवर्क इंडस्ट्री में हमेशा उन्नति रहे। ये लेस ब्रॉन है जो मोटिवेशनल स्पीकर है और टीवी पर्सनैलिटी है। ये कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस्ड मोर मिलियनियर्स देन एनी अदर
इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के इतिहास में ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसने इतने ज्यादा मल्टी मिलियनियर दिए हैं लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के सिवाय। इनको तो आप सब जानते ही हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है 21वीं सदी का, और हर किसी नौजवान व्यक्ति को, चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे बॉयज हैं, उनको जरूर करना चाहिए। अगर आपने ये नहीं करा तो ये समझ लीजिए आप अपनी जिंदगी में मतलब जवानी को आपने एंजॉय नहीं किया, इनके कहने के मुताबिक। इनको भी सभी जानते हैं, मोदी जी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का व्यापार, भारत की अर्थव्यवस्था को नेटवर्क मार्केटिंग ही बदल सकता है, इनका भी यही विचार है। और रामविलास पासवान जी हैं जो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर हैं। ये कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक फ्यूचर के आने वाले में, मतलब इंडिया का एक फ्यूचर बिजनेस है, 21वीं सेंचुरी का, 21वीं सदी का ये जो बिजनेस है, और ये लगभग 2025 में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा भारत सरकार के लिए, 9,000 करोड़ रुपए। तो ये कुछ विचार थे। तो आज हम बात करेंगे सर, शुरुआत करते हैं कुछ ट्रेंड्स की, क्योंकि देखिए ट्रेंड्स से मतलब होता है चलन या दौर। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक समय आता है, एक वक्त आता है जब किसी भी चीज का एक दौर आता है। दौर कुछ भी हो सकता है, उसका चलन कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं कपड़ों का, नए नए फैशन आते हैं और फैशन फिर रिपीट होते हैं, लेकिन आपके पास वो ड्रेस होने के बावजूद भी आप उस ड्रेस को तब पहनेंगे जब उसका दोबारा फैशन रिपीट होगा। कारों का, गाड़ियों में नई नई टेक्नोलॉजी आती है। एक वक्त आया था नैनो टेक्नोलॉजी का, तो सब छोटी छोटी गाड़ियों की बात कर रहे थे, लेकिन एक वक्त आता है बड़ी लग्जरियस गाड़ियों का। आज की डेट में सब हाइब्रिड गाड़ियों की बात कर रहे हैं। यानी ट्रेंड बदलता रहता है। ज्वेलरी डिजाइन का हो सकता है वो ट्रेंड, बिल्डिंग के डिजाइन का हो सकता है। जैसे अगर हम याद करें आज से 10, 12, 15 साल पहले, तो हर कोई बुर्ज वाला मकान बनाता था, बाहर टाइल लगती थी जयपुर स्टाइल की। आज वो मकान कहीं देखने को नहीं मिलते, कोई भी उस तरह के मकान नहीं बनाता है। नए नए हेयर स्टाइल का, लेकिन हेयर स्टाइल उन्हीं लोगों का जिन लोगों के बाल भरपूर हैं, हमारे जैसे लोगों का नहीं जिनके बाल कम है। तो जॉब के लिए नए नए टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कोर्सेज का, इनका भी एक ट्रेंड आता है। हर वक्त एक जैसे कोर्सेज नहीं चलते हैं, बदलते रहते हैं। मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, मोबाइल तो इतनी तेजी से बदलते हैं सर, आदमी खरीदने के बाद सोचता थोड़ा रुक जाता तो शायद नया मॉडल मिल जाता। और अदर बहुत सारे ट्रेंड्स ऐसे हैं जो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे ट्रेंड्स और हो सकते हैं। तो अब इन ट्रेंड्स की बात के बारे में समझना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, या मैं बोलूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर हर नेटवर्कर के लिए, क्योंकि आज का विषय नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे भविष्य के लिए सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तो मैं इस बात को आप लोगों को मतलब एक एश्योरेंस देना चाहता हूं कि आज की मीटिंग को ध्यान से देखें, और जो लोग ध्यान से देखेंगे और कुछ नोट्स बनाएंगे, उनका अपने नेटवर्क मार्केटिंग में होने पर गर्व होगा कि मैं इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूं। ये सोच के आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। साथ ही हमारे शायद ग्रुप में कुछ आज नए लोग भी होंगे जो आज पहली बार देख रहे हैं या अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, नए नए ज्वाइन हुए हैं, वो भी इस मीटिंग को आज ध्यान से देखें, तो उनको भी बहुत सारी नॉलेज मिलेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या है जो अन्य किसी व्यवसाय में नहीं है, और उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है। चलिए तो आज का क्रियाक्रम शुरू करते हैं, मतलब कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो यदि आप तैयार हैं तो मैं वैसे सुन सकता हूं आपके मन की भावों को। आप हाँ बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। वैसे मुझे सुनाई दे रहा है कि आप सब तैयार हैं, क्योंकि इसी के लिए आप सब यहाँ बैठे हैं। तो चलिए सर दोस्तों, बात करते हैं कि किसी भी इकोनॉमी या किसी देश की अर्थव्यवस्था में चलन का क्या महत्व होता है। क्योंकि उस अर्थव्यवस्था में कोई ना कोई वक्त ऐसा आता है जब किसी एक ट्रेंड की चलन होता है, और उस ट्रेंड की जानकारी रखनी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि थोड़े थोड़े वक्त में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट इन चीजों पे नहीं होता, हमारा इंटरेस्ट केवल उन चलन के बारे में होता है जिनमें हम खुद इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कोई व्यक्ति अगर कार के बारे में नॉलेज रखना, मतलब उसको कार के बारे में रुचि है, कार के बारे में जानने के बारे में उसकी एक मतलब इच्छा है, तो उस व्यक्ति को नई नई गाड़ियों के बारे में, नए नए डिजाइन के बारे में, नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में अपने आप जानकारी सबसे पहले मिलनी शुरू हो जाती है। या किसी व्यक्ति को अगर फैशन के प्रति बहुत जुनून है, झुकाव है, तो वो नए नए फैशन कौन सा बाजार में आने वाला है, या कौन सा चल रहा है, या कौन सा
मतलब हो सकता है, इसमें क्या ट्रेंड बदल सकते हैं, तो उससे बेहतर और कौन बता सकता है। आप भी अपने अगर आसपास नजर डालेंगे तो किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर जानते होंगे जिसे किसी भी गाड़ी, फैशन या फिर लेटेस्ट गैजेट की जानकारी रहती ही रहती है। क्योंकि हमारी आज की ट्रेनिंग की अगर बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति है, तो हम इन ट्रेंड्स के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बिजनेस ट्रेंड्स की बात करेंगे और उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि कब कब कौन कौन से इंडियन बिजनेस ट्रेंड्स भारतीय बाजार में आए और किस तरह से उसका फायदा उठाकर लोग अमीर बने। तो हम उसके ऊपर ही बात करेंगे, और ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं उसका कारण भी आज की इस ट्रेनिंग में आप लोगों को काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो जो लोग सीरियसली नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं और वास्तव में जानना चाहते हैं कि क्यों दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज, अर्थशास्त्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन या नेटवर्क मार्केटिंग को 21वीं सदी का महानतम अवसर मानते हैं, तो इसी को आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों ज्यादा बहुत पीछे से बात नहीं करेंगे ट्रेंड की, तो बात करेंगे 1950 से, आजादी के बाद के शुरुआती 4 से 5 साल कि इंडिया में भारतीय व्यवस्था का पहिया जो है उस वक्त बिल्कुल लगभग रुका हुआ था। क्योंकि भारत नए नए आजाद हुआ था, लोगों के पास रोजगार नहीं थे, किसानी के अलावा बहुत ज्यादा काम लोगों के पास नहीं थे, तो सरकार को अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काम करना था, लोगों को रोजगार मुहैया कराना था, और बहुत सारी गंभीर समस्या उस वक्त हमारे देश में चल रही थी और हमारा देश उन सभी समस्याओं से जूझ रहा था। और उन समस्याओं में से दो जो समस्याएं बड़ी थी वो थी गरीबी और बेरोजगारी। जल्द से जल्द सरकार के सामने एक मतलब एक मोटिव था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएं, और इस समस्या से निपटने के लिए केवल यही एक मात्र मतलब रास्ता था सरकार के पास, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनको अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बनाना। तो अब सवाल यह था कि किस चीज की फैक्ट्रियां लगाया जाए, किस तरह के काम किए जाएं। तो सरकार को एक ही चीज समझ में आया कि इंडस्ट्री अगर ज्यादा से ज्यादा लगेगी देश में तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्री किस चीज की लगाई जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था कि ज्यादा ज्यादा कारखाने, इंडस्ट्री लगवाई तो जाए, लेकिन किस क्षेत्र में काम किया जाए, कि किस चीज की फैक्ट्री लगवाई जाए। क्योंकि ऑलरेडी लोहा, लकड़ी, कोयला आदि खनिज की फैक्ट्रियां पहले से भारत में मौजूद थी, दूसरा काम, बड़ा काम खेती बाड़ी था। तो अब क्या काम किया जाए, तो सरकार ने खूब सोचा, ध्यान दिया, उस वक्त के बड़े बड़े उद्योगपतियों से संपर्क किया और उन्हें प्लास्टिक की फैक्ट्रियां लगाने का प्रस्ताव दिया। उस समय प्लास्टिक की फैक्ट्रियों में हाथ डालने वाले कारोबारियों को कई लाभ दिए गए, कई छूट दी गई, लेकिन प्लास्टिक का विरोध भी खूब हुआ। क्योंकि जब भी कोई नया काम आता है तो ऐसा नहीं होता कि लोग आसानी से उसको मानना शुरू कर देते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? रिजवान जी, सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? चलिए शुरू कर लेते हैं फिर। तो लोगों ने इसका बहुत ज्यादा मतलब मुखर विरोध भी किया, और कि लोगों ने क्या कहा उस वक्त कि प्लास्टिक कहाँ लोहे की टक्कर कहाँ लेगा। पर कुछ लोगों का मानना था कि प्लास्टिक तो जरा सी आग में पिघल जाएगा। कुछ ऐसा भी बोलते थे कि प्रकृति के लिए प्लास्टिक बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, इसलिए इसका उत्पादन भारत में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार द्वारा लगातार प्रयासों की बदौलत कुछ लोगों ने प्लास्टिक पर भरोसा जताया और प्लास्टिक के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। फैक्ट्रियां लगी और लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया, और देखते ही देखते अगले 4 से 5 साल में जो पहला ट्रेंड भारत में आया वो ट्रेंड था, यानी 1955 के दौरान में जो पहला ट्रेंड भारत में आया वो था प्लास्टिक इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को उस वक्त करोड़पति, खरबपति बनाया। उस समय जिन भी लोगों ने प्लास्टिक के व्यापार में हाथ डाला, प्लास्टिक से संबंधित छोटे से छोटे व्यवसाय में हाथ डाला, वो आज लखपति नहीं बल्कि इनमें करोड़पति, खरबपति बन चुके हैं। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा सर, कि समाज में आमतौर पर 3 प्रकार के लोग होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि हमारे आसपास 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। तो जो सबसे पहली कैटेगरी होती है वो होती है कि जब अपने आसपास या समाज में होने वाले बदलावों को सकारात्मक प्रभाव, यानी कि काम हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, ये देखने के बाद भी अपने आप को नहीं बदलते, ये वो लोग होते हैं जो परिवर्तन से डरते हैं। इन लोगों को तीसरी कैटेगरी में डाला जा सकता है, लेकिन मैंने नंबर पहला दिया है उनको। तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो कि देख रहे हैं कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन ये अपने अंदर विश्वास नहीं पैदा कर पाते कि हम भी ऐसा कर सकते हैं और हम बदलाव के लिए तैयार हैं। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है, तीसरी श्रेणी के लोग हैं। इसके बाद जो लोग
दूसरे लोग होते हैं जो इनसे थोड़े से बेहतर होते हैं, जो परिवर्तन के साथ साथ खुद को चेंज कर लेते हैं। शुरू में थोड़ा डाउट में जरूर रहते हैं कि भाई ऐसा ये चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन बाद में जब देखते हैं कि हाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगे हैं तो इनको भरोसा हो जाता है और ये लोग भी उसी परिवर्तन का हिस्सा बन जाते हैं। ये लोग द्वितीय श्रेणी के या सेकंड क्लास इनको बोल सकते हैं, इनको बोलते हैं हम दूसरी कैटेगरी के लोग। समाज में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो संख्या इन्हीं लोगों की होती है, क्योंकि इन्हीं लोगों को कहा जाता है भीड़, और भीड़ ही हमेशा बदलाव के लिए तैयार करती है। लेकिन सबसे टॉप लेवल के जो टॉप क्लास के लोग होते हैं वो तीसरी कैटेगरी के होते हैं, और वो होते हैं जिनकी वजह से समाज में परिवर्तन आता है। और सबसे ज्यादा अगर स्ट्रगल या विरोध का सामना कोई करता है तो वो यही लोग होते हैं, लेकिन आखिर में लोग जीतते हैं और समाज को पूरी तरह से बदल देते हैं, क्योंकि परिवर्तन इन्हीं लोगों के द्वारा समाज में लाया जाता है। और इसलिए नए ट्रेंड का लाभ भी इन्हीं को मिलता है। सबसे ज्यादा पैसा भी यही लोग कमाते हैं। तो आज आप लोगों का एक सवाल तो बड़ा क्लियर होगा कि सिद्धार्थ सिंह जी इतने पैसे क्यों कमाते हैं, रिजवान जी इतने पैसे क्यों कमाते हैं, धर्मेंद्र मान जी इतने पैसे क्यों कमाते हैं। क्योंकि इन लोगों ने शुरुआती उस टाइम पे जिस वक्त लोगों का बिलीव नहीं था, इन लोगों ने एक विश्वास बनाया इस इंडस्ट्री को लेकर लोगों के बीच में। तो प्लास्टिक की जब नई नई फैक्ट्रियां लगने लगी और प्लास्टिक ने जोर पकड़ लिया और सरकार ने जोर लगाना शुरू किया, तो हजारों लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करवाया गया। और ऐसे में लोगों ने गांव से शहरों की तरफ रुख कर लिया। और जब शहरों की तरफ जाने लगे तो लोगों को जो नया ट्रेंड दिखा, गांव से शहरों की तरफ जाने के लिए ट्रांसपोर्ट या बस पकड़ने की जरूरत महसूस हुई। क्योंकि उस दौर में गांवों से पूरे महीने में, पूरे हफ्तों में, 15 दिन में कोई एक बस शहर आती थी और शहर से कोई एक बस गांव जाती थी। यानी कि लोग पूरे महीने में 15-15 दिन इंतजार करते थे और बस पकड़ने के लिए अपने गांव से 50-50 मील, 100-100 मील 4-5 दिन पहले से बैलगाड़ी से, पैदल, कैसे ना कैसे वहां पहुंचते थे। यानी कि जो दूसरा ट्रेंड समाज में जब महसूस हुआ, जो जब लोग गांव की तरफ आने लगे, तो वो दूसरा ट्रेंड था सर ट्रांसपोर्ट बिजनेस का। ये 1900, क्योंकि 10-10, 15-15 साल का एक गैप चलता है चलन का, तो जो नया ट्रेंड आया वो आया है ट्रांसपोर्ट बिजनेस का। तो जिन लोगों ने उस वक्त इस चीज को समझा और शहरों की तरफ जाने वाले लोगों को ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया और बसें मुहैया कराई, छोटी छोटी गाड़ियां मुहैया कराई, वो लोग आने वाले टाइम में मतलब फ्लीट ऑनर बन गए और ट्रांसपोर्टर बन गए। उस वक्त उन्होंने बहुत सारा पैसा इस बिजनेस में कमाया। क्योंकि अगर बिजनेस ट्रेंड को समझकर जो लोग उस समय छोटी सी मेट्रोडोर या बस खरीद ली और लोगों को मतलब कई दशकों तक लोगों को शहर पहुंचाते रहे, इधर से उधर पहुंचाते रहे, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में छाए रहे, आज वो सभी लोग अरबपति बन चुके हैं। उस समय जिन लोगों ने अपनी गाड़ी में भर भर कर लोगों को गांव से शहरों तक और शहरों से गांवों तक पहुंचाया, आज वो लोग लोगों को देश से दूसरे देश लेकर जाते हैं। आज वो लोग बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मालिक हैं। और साथ ही साथ अगर बात करूं तो उन लोगों ने उस वक्त उस ट्रेंड को समझकर जो काम किया, तो आज उसकी पावर से वो लोग अरबपति खरबपति बन चुके हैं। तो यह होती है ट्रेंड की ताकत दोस्तों। अगर आपने अपने पूरे जीवन में एक बार ट्रेंड को समझकर 8 से 10 साल लगकर काम कर लिया, तो पीढ़ियों तक का भविष्य बदल जाएगा। अच्छा, 1965 के बाद जब ट्रांसपोर्ट ट्रेंड की वजह से भारत में गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी, बस, टेम्पो, मेटाडोर, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, इनकी संख्या तो लगातार बढ़ ही रही थी। लेकिन पिछले कई सालों से लोगों को जब रोजगार मिला तो पैसा भी कमाने लगे। जब पैसा कमाने लगे तो पर्सनल गाड़ियां भी लोगों के पास, 2 व्हीलर, छोटी छोटी गाड़ियां, ये सारी चीजें भी लोगों के पास होनी शुरू हो गई। तो इसलिए दो चीज यार, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती थी। सबसे पहले तो पक्की सड़कों की और दूसरा पेट्रोल की। यानी पक्की सड़कें बनाना तो पूरी तरह सरकार के अंडर में था, लेकिन पेट्रोल, जिन लोगों ने उस वक्त पेट्रोल के इस ट्रेंड को समझ लिया और उस वक्त अपनी हैसियत के हिसाब से इस पर काम करना शुरू किया, यानी कि जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने 1 या 2 पेट्रोल पंप सरकार से लिए और खोल लिए। जिनके पास पैसा कम था उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो उन्होंने क्या किया, एक साइकिल ली और उसमें पेट्रोल डालकर, मतलब कैन लटकाई दोनों तरफ, जर्किन लटकाई और उसमें पेट्रोल डालकर गांवों में या फिर दूर दराज के इलाकों में पेट्रोल की सप्लाई शुरू कर दी।
अब जिन लोगों ने भी छोटे से छोटे स्तर पर पेट्रोल का धंधा शुरू किया, वो सभी लोग आज सालाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एक पेट्रोल पंप जिन्होंने शुरुआत किया, आज उनके काफी सारे पेट्रोल पंप हैं। एक शख्स को मैं भी जानता था, ज्ञान गुप्ता जी हैं। मैं 93 में जब कॉलेज पास आउट किया था तो मैंने उनके पास काम भी किया था। तो उनके उस वक्त ऑल इंडिया पेट्रोल पंप एसोसिएशन के ऑनर थे, और पेट्रोल पंप लेने से पहले वो टांगा चलाया करते थे। और एक वक्त ऐसा था पूरे इंडिया में उनके 116 पेट्रोल पंप थे। यानी कि उस पावर को उन्होंने उस वक्त समझा और ट्रेंड के मुताबिक अपने आप को ढाला, और जो नई इंडस्ट्री आई थी वो आई थी ऑयल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल ऑयल इंडस्ट्री, जिसे पेट्रोल इंडस्ट्री भी बोलते हैं, 1975 के आसपास। आज अगर मैं बात करूं सर, ये होता है करंट ट्रेंड को समझने और उसे अपनाने का फायदा। इसलिए 1965 में ट्रांसपोर्ट के ट्रेंड के जोर पकड़ने के बाद 8 से 10 साल बाद यानी 1975 आते आते मार्केट का नया बिजनेस ट्रेंड बन गया था, वो था ऑयल इंडस्ट्री। अब समझने की बात यहाँ पर यह है कि सर ये सारे ट्रेंड उस समय तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद थे और उस समय उसमें घुसना आसान भी था। लेकिन आज अगर परिस्थितियों की आज की परिस्थितियों की बात करूं तो बिल्कुल परिस्थितियां विपरीत हैं। आज ना केवल ये बिजनेस उतने फायदेमंद रह गए हैं जितना उस समय पर थे, दूसरा इनको करना या इनमें घुसना अब उतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत हो गया है और गवर्नमेंट के रूल भी अब इन्हें बढ़ावा देने की बजाय इन्हें कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। और जो भी वो गोल से मतलब जो भी वो कंट्रोल करने के लिए रूल बनाते हैं वो इस तरह के बने हैं कि ये आगे ना बढ़े और बड़े टफ तरह से लोगों अब इस बिजनेस में आए। यानी एंट्री बैरियर्स लगा दिए गए हैं, नए खिलाड़ियों के लिए तो अब मौका ही नहीं रह गया, लेकिन जो पुराने खिलाड़ी खेल रहे हैं केवल वो ही खेल रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं 1975 के बाद के बिजनेस ट्रेंड की। तो 1985 आते आते भारतीय अर्थव्यवस्था में आगमन हो गया था कंप्यूटर युग का। जी हाँ दोस्तों, मतलब 1985 में जो नया ट्रेंड था वो था कंप्यूटर्स का। उस समय सभी जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू होने लगा था, चाहे वो बैंक हो, बड़े बड़े बिजनेस हो, डिग्री कॉलेज हो, बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं हो, या दूसरे शब्दों में सीधा सीधा कहें कि हर उस जगह पर जहां बड़े बड़े डाटा को रखना पड़ता था या बड़ी बड़ी गणनाएं करनी पड़ती थी, गिनती करनी पड़ती थी, हिसाब किताब रखने की जरूरत थी, ऐसी सभी जगहों पर कंप्यूटर के इस्तेमाल पर जोर दिया जाने लगा। ऐसे में उन कर्मचारियों की मांग बढ़ने लगी जिन्होंने कंप्यूटर का थोड़ा भी ज्ञान सीखा था। यानी वो समय ऐसा वक्त था जिस किसी ने भी MS ऑफिस भी चलाना आता था वो खुद को कंप्यूटर इंजीनियर से कम नहीं समझता था। ये हिंदुस्तान में कंप्यूटर युग की शुरुआत थी और उस समय जिन लोगों ने कंप्यूटर में दिमाग और पैसा लगाया वो सभी लोग उस सफलता की बुलंदी पर पहुंच गए। वो सफलता की बुलंदी पर पहुंच गए। लेकिन उस युग से आज के अगर आज को कंपेयर करूं तो आज बच्चे बड़ी बड़ी कंप्यूटर डिग्री लेकर भी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। 6,000, 7,000, 10,000, 15,000 की जॉब कर रहे हैं क्योंकि वो गुजरे हुए ट्रेंड में अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया उस ट्रेंड से बहुत आगे निकल चुकी है। 1985 से अगले 10 सालों की बात करें तो फिर से ट्रेंड बदल गया। 1995 आते आते मार्केट में एक नया ट्रेंड आ गया और वो ट्रेंड था टेली कम्युनिकेशन का, यानी दूर संचार का। टीवी और टेलीफोन, लैंडलाइन तो पहले से थे लेकिन वो समय ऐसा था जब लोग टीवी और टेलीफोन का चलन तेजी से इस्तेमाल करने लगे थे। घर घर में टेलीफोन लग गया था। अगर पुराने कुछ लोग हैं तो वो जानते होंगे पहले टेलीफोन को बुक कराना पड़ता था और काफी टाइम बाद वो टेलीफोन आपको महीने 2 महीने में बुकिंग के हिसाब से मिलता था। पर इस वक्त तक आते आते 95 आते आते टेलीफोन इजीली लोगों को मिलने अवेलेबल हो गए, जल्दी जल्दी लगने लगे तो चलन तेजी से बढ़ रहा था। लोग बड़े चाव से दूरदर्शन देखा करते थे जी। उस समय मोबाइल फोन तो हुआ नहीं करते थे, STD और PC हुआ करते थे और लंबी लंबी लाइनें इन दुकानों पर होती थी। अगर मैं बात करूं उस समय जिन भी लोगों ने एक STD PCO खोल लिया था तो उन्होंने दबाकर पैसे कमाए। लेकिन मैं अगर आज के दौर में कोई व्यक्ति STD PCO खोलता है तो क्या उसे इनकम आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के दौर में सभी लोगों के पास मोबाइल है। 1990 के दशक में जब टीवी का जोर पकड़ रहा था, टेलीफोन का ट्रेंड जोर पकड़ रहा था, यानी टेली कम्युनिकेशन का ट्रेंड जोर पकड़ रहा था, उस समय खबरें बहुत तेजी से फैल रही थी। मतलब आपको अखबार का इंतजार नहीं करना पड़ता था, खबरें आपको टीवी पर पता चल जाती थी। आपको लेटर भेजने की भी या टेलीग्राम भेजने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि टेलीफोन पर आप अपनी बात कर सकते थे। तो सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेजी से फैल रही थी। तो उसके बाद अगला जो ट्रेंड आया वो इसी से रिलेटेड था। वो क्या था कि इंफॉर्मेशन से पैसे कैसे कमाए जाए। यानी 2005 में आने वाले मार्केट में
नया बिजनेस ट्रेंड जो बना था वो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी किसी इंफॉर्मेशन को लोगों को बताकर पैसे कैसे कमाए जाए। यानी इस दौर में नई नई खबरें लोगों तक कैसे पहुंचाएं और पैसे कैसे कमाएं, यही वो समय था दोस्तों जब टीवी पर न्यूज चैनल की एक बाढ़ सी आ गई थी और सभी न्यूज चैनल में एक होड़ सी लग गई थी कि सबसे पहले, सबसे आगे और सबसे तेज न्यूज आप तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। इंफॉर्मेशन से पैसा कैसे कमाया जा सकता है उसका एक सटीक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जुलाई 2006 में एक ऐसी घटना हुई थी जो उस समय की सबसे सनसनीखेज न्यूज बन गई थी, और वो थी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक 5 साल का छोटा सा बच्चा एक 60 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया था। और मुझे मालूम है कि उस बच्चे का नाम आप में से बहुत से लोग जानते हैं। उसका नाम था प्रिंस। गलती से खबर एक न्यूज चैनल वाले के हाथ लग गई और कुछ ही घंटों में खबर सभी न्यूज चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी। खबर कुछ इस तरह से बताई गई थी कि 5 साल का मासूम 60 फुट गहरे गड्ढे में गिरा। उस खबर की ऐसी हाइक बनाई गई कि पूरा देश टीवी के आगे चिपक गया। खबर का असर कुछ ऐसा हुआ था कि इंडियन आर्मी भी कुछ ही देर में उस बच्चे को बचाने वहां पहुंच गई। उस समय टीवी पर एक मैसेज फ्लैश हुआ था कि क्या प्रिंस जिंदा बचेगा या गड्ढे में ही मर जाएगा? हमारे न्यूज चैनल को बताइए। अपनी राय यस के लिए वाई टाइप कीजिए और नहीं के लिए, नो के लिए एन टाइप कीजिए और इसे इस नंबर पर भेज दीजिए 565656। और दोस्तों आपको मालूम है, ऐसा कहा जाता है कि देश विदेश से लगभग 35 करोड़ एसएमएस उस वक्त आए थे। और उस समय अगर एसएमएस की कॉस्ट थी, यानी चैनल ने एक ही रात में लगभग 100 करोड़ रुपए कमा लिए थे। उसमें से 1 करोड़ रुपए यदि प्रिंस के परिवार वालों को भी दे देते तो क्या अपनी जेब से देते? इसे ही कहते हैं इंफॉर्मेशन से पैसा कमाना। उसके बाद ये ट्रेंड चोर पकड़ गया और ये चलन चल गया। न्यूज चैनल पर मैसेज मांगे जाने लगे और लोग मैसेजेस करते भी थे, लेकिन आज कितने लोग इस मैसेजेस पर जवाब देते हैं? लेकिन इस बात ने एक बात साबित कर दी कि यदि आप सही समय पर सही ट्रेंड के साथ हो तो आप एक दिन में 1 करोड़ ही नहीं बल्कि 100 करोड़ भी कमा सकते हो। इसके साथ ही मार्केट में एक नई लहर आ गई थी और वो थी मोबाइल फोन की। मोबाइल फोन का चलन जितना ज्यादा बढ़ता उतना ही टेलीकॉम और आईटी दोनों ही बिजनेस ट्रेंड के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला था। इसी के साथ 2006-2007 में मार्केटिंग में इंटरनेट का चलन भी शुरू हो गया था और 21वीं सदी का सबसे बड़ा गेम चेंजर ये इंटरनेट ही था। इंटरनेट के कारण बिजनेसेस ऑनलाइन हो गए। हाँ, 2000 से पहले भारत में इंटरनेट था लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत ही कम लोग करते थे। 2005-2006 में जो लोग टेलीकम्युनिकेशन में बूम आया, वो इंटरनेट का असली इस्तेमाल 2006 के बाद ही ज्यादा होना शुरू हुआ। तो ये वो दौर था जब गली गली में साइबर कैफे खुल गए थे। अब मैं तो ये कहता हूं कि जीमेल, याहू मेल और अन्य मेल क्या होती हैं, लोगों को ज्यादातर अब पता लगना शुरू हुआ और यहीं से इस बिजनेस ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। जो आज की डेट में सबसे बड़ा बिजनेस ट्रेंड है वो है ऑनलाइन बिजनेस का। 2006 में इंटरनेट के चलन में ऑनलाइन बिजनेस की वजह से ऑनलाइन बिजनेसेस की नींव भी रखनी शुरू कर दी। अगले 7 से 10 सालों में जो नया ट्रेंड चल रहा है, जो बिजनेस ट्रेंड में है, वो है सर नेटवर्क मार्केटिंग और ई कॉमर्स का, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी 2015 से ज्यादा ट्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग का शुरू हुआ। लेकिन अब आप कुछ लोग कहोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग तो सर पहले से चल रही थी। आप गलत नहीं कह रहे, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का चलन 2015-16 से ज्यादा चलने लगा है और अगले 10 से 12 सालों तक नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन टाइम आने वाला है। यानी 2025-2026 तक इस बिजनेस से सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा होंगे। ये बात आप चाहो मानो या ना मानो, अभी आप ही में से कुछ लोग कहेंगे कि सर आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं, या आपके पास ऐसी कौन सी सूचना है जिसके आधार पर आप इस बात का दावा कर रहे हैं। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, हो सके तो नोट कर लेना। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में जितने भी डेवलप्ड देश हैं, विकसित देश हैं, उन सभी देशों में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और अब इस ट्रेंड को इंडियन गवर्नमेंट ने भी समझ लिया है और इस पर काम करना, इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। 2016 के बाद से। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं किसी भी बिजनेस में, किसी भी अर्थव्यवस्था में कितने फेजेस से गुजरना पड़ता है? यानी किसी भी नए ट्रेंड को कितने फेजेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके लोग उसको मान्यता प्रदान करते हैं।
किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी बिजनेस को टोटल 4 चरणों से गुजरना पड़ता है, 4 फेसेस से गुजरना पड़ता है। और वो 4 फेसेस या 4 चरण कौन से हैं? सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है नेगेटिव फेस। सबसे दूसरा जो चरण होता है वो होता है पॉजिटिव फेस। तब जाके आता है तीसरा चरण ग्रोथ फेस, और तब आता है नॉर्मल फेस जब उसको मान्यता मिल चुकी होती है। तो जैसे 2001 से 2010 नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो नेगेटिव फेस से गुजर रही थी, जब मार्केट पूरी तरह से नेगेटिव था, जब लोगों को इस इंडस्ट्री पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। पर जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि समाज में जितने भी टॉप क्लास के लोग होते हैं, परिवर्तन या नया बिजनेस ट्रेंड सबसे पहले उनकी समझ में आता है। और इसी तरह से कुछ लोग थे जो इस बात को समझ पाए कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है। उन्होंने इस नेटवर्क नेगेटिव फेस में भी एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया और बिजनेस को करने का निश्चय किया। और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वो सभी लोग आज लाखों करोड़ों रुपए सालाना कमा रहे हैं। उनमें हमारे रिजवान भाई भी हैं, विवेक सर भी हैं, सिद्धार्थ सर भी हैं, और बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने उस दौर में इस पर बिलीव किया था। और इसके मतलब अगर इस बिजनेस में मैं बात करूं 2001 से 2010 के बीच इन लोगों ने जो भी कड़ी तपस्या बोलूंगा, तपस्या की, मेहनत की, लोगों के विरोध का सामना किया, और इसके साथ ही सरकारी तंत्र के सामने बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखा। उसी की बदौलत बहुत सारे लोगों में जागरूकता आई, जिससे कि 2011 आते आते इस इंडस्ट्री का दूसरा फेस यानी पॉजिटिव फेस शुरू हो चुका था। और अब इस इंडस्ट्री में सेकंड कैटेगरी के लोग भी आने शुरू हो गए थे, जो परिवर्तन के साथ साथ अपने को परिवर्तित करने के लिए तैयार रहते हैं, यानी अपनी लाइफ में चेंज के लिए तैयार रहते हैं। शुरू में थोड़ा डाउट में रहते हैं, और जैसे ही दूसरों को बड़ी सफलता लेते देखते हैं, उनके अंदर भी विश्वास बढ़ने लगता है। और समाज में सबसे ज्यादा इसी सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं। जैसे मैं पहले ही बता चुका था कि इन लोगों को भीड़ कहा जाता है। तो आज बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में, बहुत सारी कंपनियों में झुंड के झुंड लगते हैं। उनको भी बिलीव हो गया है कि जब एक आदमी इस काम को कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इसलिए 2015 आते आते अगर इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा बिजनेस ट्रेंड जो बना है वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और भीड़ की भीड़ इस इंडस्ट्री में आना शुरू भी हो गई है। भारत सरकार ने भी इस इंडस्ट्री की ताकत को समझा और पहचाना, और इसके सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। और इस बात का प्रूफ है 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बनाए गए रूल और रेगुलेशन, यानी इनकी मदद से कोई कंपनी आसानी से भारत में अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है, और ऐसी फ्रॉड कंपनियां जो केवल मनी सर्कुलेशन, पॉन्जी स्कीम या गलत काम कर रही थी, वो सभी बंद हो पाए। इसलिए इन रूल और रेगुलेशन का असर दिखना भी शुरू हुआ, और कितनी ही फ्रॉड कंपनी जो मार्केट में थी, ज्यादातर कंपनी मार्केट से भाग चुकी हैं, और जो सही कंपनियां मार्केट में हैं वो लोगों को तेजी से सफल भी बना रही है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अब अपने तीसरे फेस में एंट्री करने जा रही है, और वो थर्ड फेस होता है ग्रोथ फेस, यानी कि परिपक्वता का, बढ़ने का चरण। ग्रोथ फेस में क्या होने वाला है इसका पता आपको इसी बात से लग जाएगा कि अब तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितनी भी सक्सेस देखी है वो सिर्फ एक ट्रेलर था मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक ट्रेलर था। पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि 2001 से 2010 तक इंडस्ट्री में लगभग 500 से 600 लोगों को करोड़पति अचीवर बनाए हैं। लेकिन 2011 की अगर बात करूं, उसके बाद से अब तक इंडस्ट्री ने लगभग 30,000 से ज्यादा करोड़पति अचीवर पैदा कर दिए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगले 10 से 11 साल में क्या होने वाला है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कम से कम 50 लाख से ज्यादा लोग 2030 से पहले इस इंडस्ट्री में करोड़पति बनेंगे। ना तो रेलवे, ना आर्मी, ना यूपीएससी, ना बैंकिंग और ना आईआईटी। अगले 10 सालों में जो सबसे बड़ा ट्रेंड और इम्पैक्टफुल कैरियर ऑप्शन होगा लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास, आने वाली पीढ़ी के पास, वो होगा नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप इस इंडस्ट्री से मतलब ज्वाइन कर चुके हो और इस व्यवसाय को सीरियसली कर रहे हो तो आप सभी बधाई के पात्र हैं मेरी तरफ से। अगर आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन तो कर चुके हो लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने ट्रेन का टिकट तो ले लिया है लेकिन अभी ट्रेन में सवार नहीं हुए हैं। तो क्या आप मंजिल पर कभी पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे दोस्तों। अगर इस सुनहरे अवसर का फायदा लेना चाहते हो तो काम करना शुरू कर दीजिए। और यदि आप उस कैटेगरी में हो जिन्होंने अभी तक इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं किया है, कुछ नए लोग हमारे बीच में होंगे, तो जिसने भी आपको बुलाया उसके साथ बैठकर इस बारे में जरूर जानिए।
क्योंकि दोस्तों जितना जरूरी किसी काम को करना है, उससे भी ज्यादा जरूरी उस काम को सही समय पर करना है। बाद में काम करने के लिए, जैसे मैंने ट्रेंड्स की बात करी, जिन लोगों ने उस ट्रेंड्स को समय पर पहचान कर काम करना शुरू करा, उन सभी लोगों ने वक्त पर पैसा कमाया, वक्त का पैसा बनाया, यहाँ तक कि नोट छापे। तो मैं अभी बात करूंगा रिजवान सर, अभी हैं 10 मिनट मेरे पास और। रिजवान जी, रिजवान सर, मैंने म्यूट किया हुआ था अपने आपको। हाँ अच्छा, हाँ है अभी सर, अभी 50 मिनट। अच्छा है ना अभी तो 50 हाँ 50 में अभी तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर मैं करता हूँ सर, 2-5 तक कर सकते हैं सर, 2-5 तक आप। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर करता 15 हूँ। मिनट आपको सर। ठीक है, ठीक है सर। देखिए जैसे मतलब मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं तो अभी मेरे पास बहुत सारे मतलब कुछ और भी वो हैं। मैं बहुत सारे वीडियो को देख के मैंने कुछ डाटा निकाला है, तो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखूंगा और मैं आपको ये बताना मतलब चाहूंगा। मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, और जो आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग का जो धूम मचने वाला है, तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा ये बिल्कुल राइट टाइम है, यानी कि सही समय है इस इंडस्ट्री में एंट्रेंस का। दिस इज टू राइट टाइम टू एंट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखूंगा और ये फटाफट रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा, और कुछ आंकड़े रखूंगा। और ये मैंने अपने आप नहीं बनाए, मैंने कुछ वीडियोस से निकाले हैं। तो मैं जैसे बात करूंगा एक मतलब बड़ी फेडरेशंस के थ्रू, इंडिया की भी है और कुछ बाहर की भी है, तो मैंने वीडियो देखकर जो डाटा बनाया उसी के साथ है। तो ये संस्था है सर WFDSA, यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन, जो यूएसए बेस्ड मतलब एक कंपनी है, संस्था है, और पिछले 40 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में इसकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। इन्होंने कुछ रिपोर्ट निकाली है, रिपोर्ट थोड़ी पुरानी थी, नई वाली मुझे मिल नहीं पाई, लेकिन मैं फिर कोशिश करूंगा अगली बार उसको नई निकालूं। तो इस संस्था ने कुछ जून 18 में एक मतलब रिपोर्ट पेश करी थी, जिसका नाम था ग्लोबल सेल्स 2017, जिसमें बताया गया था कि दुनिया भर में जितने भी लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं वो कितना टर्नओवर करते हैं। और इस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर में 2017 ग्लोबल सेल्स में जो टोटल मतलब मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने बनाया हुआ है ग्लोबल सेल्स 2017 का जो टोटल टर्नओवर था वो था सर 13,27,487 बिलियन। ये सब मतलब डॉलर के अंदर है, करोड़ में है, ये डॉलर्स में है। ठीक है, तो मैं एक दिखाना आपको बताना चाहूंगा यूएसए में कितना काम हुआ। 2,44,300, चाइना में 2,40,000 17, और ऐसे ही कोरिया में 1,20,000। ये वो देश हैं जिनकी मतलब अगर मैं बात करूं जनसंख्या की तो ना के बराबर है। इन सब में सबसे बड़ी जनसंख्या की अगर आप देखेंगे तो इंडिया में सबसे बड़ी जनसंख्या है, और वहां काम कितना हुआ 2017 में? केवल 10,591 करोड़ का। आप यकीन कर सकते हैं कि इंडिया की जनसंख्या के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार इंडिया में और किसी भी इंडस्ट्री ने धूम मचाई है, उसी प्रकार वक्त आ गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में धूम मचाने वाली है। और इसको मैं अगर आगे क्लियर करूं तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स बताए गए हैं कि कितने लोग किस कंट्रीज में, कितने लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो यूएसए में देखें तो 1 करोड़ मतलब अगर मैं बात करूं तो 1,86,00,000 लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं यूएसए में। थाईलैंड में 1,13,00,000 लोग काम करते हैं, कोरिया में 83 लाख, चाइना में 55 लाख, जापान में 50 लाख। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इंडिया में देखिए कितने सारे लोग हैं। केवल और केवल 2017 में 51 करोड़ मतलब 51,02,231 ही लोग काम करते थे। अगर वर्ल्ड की बात करूं तो कितने लोग हुए? 11,67,00,000। और आज की बात करूं तो अब वेस्टीज के साथ ही करीब करीब मतलब अगर 17 के बाद की बात करूं तो आज हमारे पास करीब करीब 1,80,00,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्वाइन है। हाँ, काम कितने कर रहे हैं वो सेकेंडरी है, लेकिन इतने लोग हमारे पास ज्वाइन है, यानी कि इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है और इंडिया में अब ये दिखने वाली है। एक मेरे पास दूसरी रिपोर्ट भी है इस बिजनेस के बारे में। वो क्या कहती है? रिपोर्ट फिक्की की है। फिक्की को आप सभी लोग जानते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बारे में। फिक्की कहती है कि एक फिक्की ऐसी गवर्नेंस बॉडी है जो भारत की मतलब इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए, वेलफेयर के लिए काम करती है। 1987 से, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, तब से फिक्की काम कर रही है। आप फिक्की की वेबसाइट पर जाएं और मतलब अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो www.ficci.in है, और आप वहां जाकर रिपोर्ट देखें। वेबसाइट पर अगर डायरेक्ट 2019
आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा केस ऑफ क्लोजिंग बिजनेस इन इंडिया, जिसमें फिक्की और एक बड़ी संस्था है केपीएमजी, इन दोनों के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 2025 में लगभग 64,500 करोड़ तक पहुंच जाएगा। यानी ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये वो इंडस्ट्रीज कह रही हैं जो किसी भी इंडस्ट्री के बारे में पहले डाटा बनाती है, उनके पूरी रिसर्च करती है, सर्च करती है, उसके बाद कुछ ना कुछ रिपोर्ट सरकार को सबमिट करती है। तो उनके मुताबिक यानी कि आने वाले 2025 में 64,500 करोड़ रुपए तक ये इंडस्ट्री पहुंच जाएगी और इसमें काम करने वालों की संख्या करीब करीब मतलब 5 करोड़ के आसपास हो जाएगी, जिसमें से खुशी की बात है मेरी जितनी भी महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, उनके लिए, जिसमें से 60% केवल और केवल महिलाएं होंगी। एक और तीसरी रिपोर्ट है, वो भी आप फिक्की की वेबसाइट पर ही देख सकते हैं, जिसका नाम डायरेक्ट 2016 ही है। और मुझे मतलब बताते हुए प्राउड फील होता है कि अगर आप भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा है तो आपको भी गर्व होगा कि आप एक इंडस्ट्री में से हैं या आने वाले हैं। इस रिपोर्ट का टाइटल है कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन बिल्डिंग इंडिया। ये रिपोर्ट बताती है कि किस प्रकार 2016 में इस इंडस्ट्री ने भारत सरकार के 5 प्रोजेक्टों में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। आपने भी इस प्रोजेक्ट के नाम सुनेंगे और वो प्रोजेक्ट है 5 जो सरकारी प्रोजेक्ट थे वो थे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत, स्टार्टअप इंडिया, सेकेंडली डिजिटल इंडिया एंड वुमेन एम्पावरिंग, यानी महिला सशक्तिकरण। इन पांचों में नेटवर्क मार्केटिंग ने, इन सभी प्रोग्रामों ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पार्टिसिपेशन किया। और आपको एक छठी बात बताने जा रहा हूं कि हमारे देश में सर नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि भारत में ब्लैक मनी का चलन बहुत ज्यादा है, और जब ब्लैक मनी का चलन है तो इसको इसीलिए मतलब भारत में जो है नोटबंदी की गई थी। लेकिन हम सब एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं और हम बड़े प्राउड फील करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में से 0% एन अकाउंटेबल मनी होती है, यानी कि हम एक भी रुपए का हेर फेर सरकारी तंत्र से नहीं करते हैं। एक एक रुपए की इनकम हमारी एक नंबर की होती है और जिसपे हम टैक्स पे करते हैं बकायदा, और ये बहुत बड़े प्राउड की बात है। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, कहीं ना कहीं से टैक्स बचाने की फिरत में लगते हो और जुगाड़ ढूंढ भी लेते हो, लेकिन हम एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां हमारी इनकम एक एक रुपए का टैक्स कटने के बाद हमारे पास आती है। तो आप सरकार को, आप अपने देश के लिए, भारत के लिए वो काम करते हो सर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी नहीं करते हैं। आप एक रुपया भी कमाते हो तो अपना सरकार का हिस्सा, भारत के लिए, भारत माँ के लिए जो भी हिस्सा है आप अपना पहले ही दे देते हो। तो चौथा जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसा कि आप जानते हैं और मैं भी मानता हूं, भारत में एक समय था जब जॉब या नौकरी में बड़ी सिक्योरिटी होती थी और लोग मानते थे। और आज बात करें तो नौकरी में किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है। ये आज की डेट में तो आप बिल्कुल इस बारे में बात ही नहीं कर सकते कि जॉब आज है। देखो वो जमाना चला गया जब 60 साल की उम्र में आप रिटायर होते थे। आज नौकरी है, कल का पता नहीं। और छोटे छोटे दुकानदार सोचते हैं कि जी हमारी दुकानदारी चल जाएगी, तो वो भी सिक्योर नहीं है। क्योंकि पहले कोई दुकान खोलता था तो आने वाली बहुत सारी पीढ़ियां बैठकर खाती थी, लेकिन आज के जमाने में इस बात के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है कि भैया जो आप बिजनेस आज शुरू कर रहे हो वो आने वाले समय में 5 साल भी चलेगा या नहीं। ऐसे में हर व्यक्ति के लिए सेकंड इनकम का एक प्रेशर बन चुका है जो आज के समय में बहुत ज्यादा है, और इतना है कि आज से पहले कभी भी नहीं था। सेकंड इनकम अब हर व्यक्ति को देखनी पड़ रही है। जो 10 कमाता है वो भी चाहता है, जो 1 लाख कमाता है वो भी चाहता है, जो 10 लाख कमाता है वो भी चाहता है कि कहीं से कोई सेकंड इनकम का जनरेशन शुरू हो जाए, कोई जरिया शुरू हो जाए। और सेकेंड इनकम के तौर पर अगर मैं बात करूं तो सर आज डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर ऑप्शन कुछ और हो ही नहीं सकता। ना किसी का पैसा लगाना है, ना कहीं दुकान लेनी है, ना कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। काम सिर्फ वही करना है जो आज तक करते आए हैं, और उस छोटे छोटे कामों की बदौलत आप यहाँ से एक सेकंड इनकम के ऑप्शन के तौर पर बहुत बड़ा अमाउंट कमा सकते हैं। और पांचवी बात जो मैंने कही कि जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन जिसके पास जॉब नहीं है उनका क्या? जिस हिसाब से आज के हालात हैं, और अभी जो कोरोना के चक्कर में सबको पता ही है क्या क्या हुआ है, मजदूर भी खाली हैं, तो मतलब हालात है तो नौकरी का क्या हाल होगा सर? पक्की बात है और ज्यादा खराब होने वाला है। 1993 में जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी तो उस वक्त एमबीए या इंजीनियर या डॉक्टर कम हुआ करते थे, इसके कॉलेज भी बहुत कम होते थे। लेकिन अगर आज बात करूं तो इतने सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज हाईली क्वालिफाइड होते हैं। तो क्या सभी को नौकरी मिल जाती है? नहीं,
नहीं मिलती। आज से कई साल पहले पॉलिटेक्निक सरकार के द्वारा खोले गए थे। उसका उद्देश्य ये था कि लोग अपना स्वयं का रोजगार करें, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए ये पॉलिटेक्निक्स खोले गए थे। और यदि किसी के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आना है, किसी को आना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहता है, तो वो भी बिना अपना काम छोड़े, बिना किसी खास योग्यता के, बिना बड़ी पूंजी लगाए, बिना ऑफिस के, बिना किसी को नौकरी पर रखे और बिना किसी स्टॉक के, वो डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर कोई और दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और सातवीं बात बड़े शॉर्ट शब्दों में कहूंगा, जो मैं आपको बोलूंगा वो है एंटरप्रेन्योरशिप। आज भारत में हर व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो, अपना काम करता हो या फिर नौकरी करता हो, हर कोई आज एक अपने आप को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। हिंदुस्तान में आज हवा है, एक माहौल है, क्या है कि एक नया सेटअप होना चाहिए, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास वही पुरानी जॉब है और सोचने का तरीका भी वही पुराने वाला है। तो आज मतलब अगर मैं आज बात करूं तो टाइम टेस्टेड, प्री अप्रूवल और फिक्स्ड फॉर्मूला है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप बनने का, अपने आप को एक इंडस्ट्री मतलब एक सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने का। अभी इंडिया में एक ही है, ठीक है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। आप एक मैगजीन है जिसका नाम है इंडियन मैनेजमेंट, आप उस मैगजीन का एक मतलब सितंबर 2018 का एक इशू पढ़िएगा। वो इशू बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग इज द इजीएस्ट वे टू बिकम एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एंटरप्रेन्योर बनने का, एक सफल इंडस्ट्रीज बनने का डायरेक्ट सेलिंग ही एक आसान रास्ता है। यदि हिंदुस्तान में आपको खुद का व्यवसाय करना है और एंटरप्रेन्योरशिप को बूम करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसमें बहुत बड़ा रोल निभाएगी। और इस मूवमेंट में, इस सैलाब को आगे बढ़ाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और आने वाले समय में ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी। तो मैंने कुछ तथ्य आपके सामने शेयर करे थे कि हिंदुस्तान में आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस होगी, और यदि आप इंडस्ट्री में आने की सोच रहे हैं या फिर घुस चुके हैं तो लग जाइए इसको आगे बढ़ाने में। और यदि ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान में मतलब ग्रो कर रही है, तो ये दो बातें बड़े ध्यान से हमें रखनी पड़ेगी ध्यान में, कि बहुत सारी छदम वेश वाली, यानी कि मैं बोलूं तो फ्रॉड वाली कंपनियां भी मार्केट में आएंगी, जिन्होंने चोला तो डायरेक्ट सेलिंग का पहना होगा और लोगों की मेहनत का पैसा भी खाएंगी और लेकर भाग जाएंगी। तो आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप किसी कंपनी में पैसा लगाएं तो उसके बारे में ढंग से जान लें और पूरी सूझबूझ के साथ ही पैसा लगाएं। और अब आप कैसे चुनोगे कि दूसरी कंपनी सही है, इसके लिए कुछ बातें आपको बता रहा हूं। जैसे यदि उस कंपनी द्वारा ज्वाइनिंग फीस के बदले में कोई जो सामान आपको दिया गया है, उतने ही पैसों में यदि आपको सामान बाजार में मिलता है तो बिल्कुल ठीक है, आप ले सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ सकते हैं। यदि नहीं तो आपको कंपनी सही नहीं है और इसमें व्यक्ति विशेष को ही जोड़ सकते हो, आप सही प्लेटफॉर्म पर नहीं हो। बस इन सब कुछ बातों का ध्यान रखकर हम इस इंडस्ट्री को, पावर को जान सकते हैं। और मेरा आज का मतलब यही, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और रिजवान भाई को दोबारा बुलाता हूं। और कोई त्रुटि हो गई हो, किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। रिजवान सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये स्क्रीन शेयरिंग हटा देंगे थोड़ा सा, है ना? हाँ, मैं हटाता हूँ। हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच अशोक जी, आपने बहुत 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 ही शानदार जानकारी हमें मिली आज। अगर मैं कहूँ तो सर, आपने सर आज ना आंखें खोल दी सभी लोगों की। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली क्या ना, हम नेटवर्किंग करते करते, मैं जो आज जानकारी मिली, नेटवर्किंग करते करते कई बार हम चीजों को एज ए टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं। जब थोड़ा सा चैलेंज आता है तो हमें लगता है कि पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा। ये नहीं पता चलता कि हमने किस इंडस्ट्री में कदम रखा है और किस समय पे कदम रखा है और ये हमें क्या दे सकती है। तो आज आपने, आपकी जो पूरी प्रेजेंटेशन थी, वो आज हमें ये पता चला कि वाकई हम एक ऐसे इंडस्ट्री के अंदर हैं जिसके अंदर अभी बहुत जान है, जिसके अंदर बहुत अभी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। और अभी तो ग्रोथ फेज चल रहा है, तीसरा फेज चल रहा है, गोल्डन फेज तो आने वाला है, चल रहा है, राइट। तो जब ये बड़ी, आज अपने जो एक बड़ी पिक्चर थी, वो बड़ी पिक्चर आज आपने क्लियर कर दी सभी लोगों के सामने। मैंने तो स्पेशली आपसे बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सर। एक एक चीज आपने बिल्कुल क्लियर करी कि मतलब पहले कौन सी इंडस्ट्री थी, टेलीकॉम इंडस्ट्री थी, प्लास्टिक इंडस्ट्री थी, पेट्रोल इंडस्ट्री थी। तो मतलब अल्टीमेट मतलब, और उससे ये पता चल रहा था कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। सर आज की ट्रेनिंग अल्टीमेट थी, बहुत शानदार ट्रेनिंग रही सर, कमाल लगे, मजा आ गया आज की ट्रेनिंग देखकर। है ना, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। चलिए दोस्तों, और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैंने, टाइम तो लगा आने में, लेकिन मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि आज मेरी टीम में हो, मेरे साथ में हो।
और हम लोग Thank you, साथ में मिलके काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ चलिए, बहुत से लोग अभी वो फीडबैक देने को तैयार हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी लोगों ने हाथ भी खड़े कर रखे हैं, तो मैं 1 by 1 इनके भी हाथ को मैं बोल लेता हूँ। एक मिनट, कुछ ये स्क्रीन आपने तो स्क्रीन शेयर कर रखी है? नहीं। अच्छा, चलिए, ये कुछ आज, चलिए, बहुत से लोग अभी कुछ फीडबैक देना चाह रहे हैं। ये स्क्रीन कैसे कुछ करो, ये स्क्रीन मेरे को सही से नहीं आ रही मेरे। आपकी स्क्रीन तो आ रही है? हाँ, आपकी स्क्रीन आ रही है सर। अच्छा, एक मिनट, अब आ गई, ठीक है। चलिए, कुछ लोगों ने हाथ खड़ा कर रखा है और मैं सबसे पहले मैं ओपन करना चाह रहा हूँ मीना मैम को। मीना जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मीना जी, चलिए, जब तक अनम्यूट होता है तो मैं विजय तिवारी जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत जबरदस्त जो चीजें बेसिक हैं, इन चीजों से मैं कहूँगा लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं और यहीं से हमारे अंदर एक कहते ना विश्वास डेवलप होता है। बिल्कुल। ये चीजें जब आज हमारे सामने से गुजरी तो मुझे लगा कि मैं फिर फ्लैशबैक में चला गया बहुत पीछे। वहां से तो हुआ, मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि पिछली कंपनियों में कहीं हम आप एक ही कंपनी में रहे होंगे। हो सकता है सर, बहुत सारी चीजें गलतियां करी हैं हमने पहले, अब हम बिल्कुल सही राइट प्लेस पे हैं। एकदम ऐसे ट्रेनिंग में लिया करता था, देता था और लेता भी था। मैं लास्ट कंपनी ड्यूसाफ्ट में था। अच्छा। यही पैटर्न चलता, बहुत यूनिक, मतलब ये तो जानना ही पड़ेगा ना हम किस इंडस्ट्री में उसका फेस क्या है। बिल्कुल। और सर, जहाँ तक मेरा भी अनुमान है, अभी तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव फेस में, अभी हम लोग जाने वाले हैं ग्रोथ में। हाँ, बिल्कुल, हाँ, ये कह सकते हैं अभी हम, लेकिन इंडस्ट्री ने काम करके दिखाया है। 2011 के बाद मतलब जितने ज्यादा करोड़पति इसने बनाए हैं वो अल्टीमेट है। बहुत यहाँ पर तो लोगों को अब सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना पड़ेगा सर। बहुत जबरदस्त, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, राजीव मल्होत्रा जी हैं, मैं इनको अनम्यूट कर सर। थैंक यू विजय तिवारी जी। राजीव मल्होत्रा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छी जानकारी मिली। थैंक यू सर। और ऐसी जानकारी बहुत कम लोग दे पाते हैं और आई अप्रिशिएट यू सर कि आपने इतनी एफर्ट्स किए इस चीज के लिए, टीम को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू। चलिए, अमोल मेहता जी हैं, ये मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज की मीटिंग बहुत ही बढ़िया रही। अशोक जी ने बहुत कुछ सिखाया, मतलब पूरा ट्रेड बचपन से लेकर अभी तक बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला सर, बहुत मतलब अच्छा लगा और पूरा मतलब जोश भर दिया सर ने। थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है सर, थैंक यू। चलिए जी, मुबारक हो सर आपको, आज का जो सेशन आपने कामयाबी के साथ करा है। चलिए सर, थैंक्स थैंक यू। चलिए, मैं नईम अंसारी जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू अमर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। हाँ नईम जी। थैंक यू सर, पहले तो आपने अनम्यूट कर दिया, थोड़ा लेट किया लेकिन कोई नहीं। एंड सर, मैं आपको कांग्रेचुलेट करना सर। सबसे पहला हैंड मैंने खड़ा किया था, सबसे पहला हाथ था मेरा। सबसे पहला हाथ था, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी। और मुझे नंबर नहीं मिला, मुझे व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करना पड़ा सर को। खैर सर, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने एक सीक्वेंस के साथ में आपने सारा रिकॉर्ड लेकर आए, सारा लेखा चिट्ठा लेकर आप आए और एक सीक्वेंस तरीके से 1950 से स्टार्ट किया और 2016 तक आप लेकर आए, 2015 तक आपने लेकर आए और उस दौरान बहुत अच्छी जानकारी भी दी है। सो जैसी मुझे उम्मीद थी, आपने मेरी उम्मीद से कई गुना अच्छी आपने ट्रेनिंग दी है और जितना मैं एक्साइटेड था उस एक्साइट का मुझे मेरा सिला मिला, एक तरीके से फल मिला। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ट्रेनिंग एंड योर नॉलेज विद अस। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, मैं शिवम राव जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ शिवम जी, गोल्ड डायरेक्टर है।
हाँ जी सर शिवम तो नहीं है, मैं उनका फादर हूँ, महिपाल रावत। हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा स्टार एक्टर है, तो गोल्ड एक्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्टार एक्टर आ गए। ठीक है सर, बहुत सर बहुत खुशी होती है। मैं तो चाह ही रहा था अशोक जी को बहुत देर से सुनना, और जो इनके पास इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, 1950 से लेकर 2020 तक का सारा खाका इनके पास है, तो मैं तो बड़ा दंग रह गया कि इतना। और वो भी मेरे पड़ोस में, और मेरे छोटे भाई हैं, और मैं यार कहता हूँ यार मैं, मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आ पाई जो इनके पास है। सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, सारे इंटरनेट की सारी चीजें बता दी कि इतने टाइम से 2030 तक 50 लाख लोग अमीर हो जाएंगे। यार इतना मैं तो बड़ा दंग रह गया यार। पता नहीं अशोक जी वास्तव में ग्रेट यार, यू आर ग्रेट यार। और हमें बहुत फक्र है कि हम सब लोग रिजवान सर की टीम में, और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू अशोक जी, थैंक यू। चलिए जी, थैंक यू महिपाल जी। चलिए मैं सपना जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो बहुत मजा आ गया मुझे, तो मैं तो इसको मिस ही कर रही थी। ट्रेनिंग को हम ट्यूसडे वाली वीकली मीटिंग में से करने वाले थे, किसी वजह से ये मिस हो गया। तो मैं बड़ी खुश हुई देख के टॉपिक, मैंने कहा अरे वाह ये वाली ट्रेनिंग आप बता भी रहे थे मुझे कि बहुत अच्छी है। और बहुत अच्छा लगा कि बेसिक मतलब एक किसी ने भी यहाँ सुना होगा ना, जितने भी यहाँ 100-125 लोग थे, उनको बहुत क्लियर हो गया होगा कि हम कितने अच्छे करियर में जाने वाले हैं और हमारा गोल्डन पीरियड है। और अगर इस फ्यूचर में इस बिजनेस में कूद गए ना, तो मतलब ब्राइट फ्यूचर होने से कोई रोक नहीं सकता। हमारी पुश्ते तक सिक्योर है इस बिजनेस में। बहुत क्लियरिटी हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा आज की इस ट्रेनिंग से। थैंक यू इन सब लोगों को ये सब चीजें बताने के लिए। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, और आपका कमिंग बैक करने के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अरे थैंक यू कमिंग बैक। मैं कभी गया नहीं था, बस हाँ ये था कि आ नहीं पाया था बस। हाँ तो दोबारा आने के लिए सही। हाँ चलिए, थैंक यू। चलिए ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक सर। ओके सर। चलिए वीना जी अपन, थैंक यू मैम। सपना जी सर थैंक यू। हाँ वीना जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी आज अशोक सर ने। ऐसे भी थैंक यू। बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही कमाल कर दिया सर आपने। अरे वाह, बहुत अच्छा, मजा आया। मतलब एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि हम लोग स्क्रीन से नजर भी हटा लें। इतने अच्छी जानकारी दी आपने आज, बहुत मजा आया। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू वीना जी। दिनेश जी, हाँ दिनेश चंद जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जी, आपने सबसे पहले तो 70 साल की भारतीय इंडस्ट्री को 1 घंटे में समराइज कर दिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आज से बहुत सारे लोग यहाँ से मोटिवेट होके आगे बिजनेस में, इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। इतना ने बता दिया कि 2030 तक तो इस बिजनेस में बहुत डेफिनेटली यहाँ से पॉजिटिव माइंड से ही जाएंगे और आगे धूम मचाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच। घनश्याम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं भी काफी देर से वेट कर रहा था सर। थैंक यू अशोक जी, कमाल है, मतलब मजा आ गया। आज पता चला कि जब हम छोटे थे तब नेटवर्क मार्केटिंग सुना था, हमें 16-17 साल की उम्र में, 2003-4 की बात है ये। बिल्कुल 23 साल का आपका तजुर्बा जो है ना, आज आपने दर्शाया कि वाकई तजुर्बा होता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर आपका, और हमने आज काफी कुछ सीखा। मतलब अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते 3 साल हो गए हमें, तो हमें 26 साल का एक्सपीरियंस मिल गया हमें। और मैं ये पूरे टाइम ये जज करा था, मैं ड्राइविंग करते करते आपकी ट्रेनिंग सुन रहा था, पूरे टाइम मैंने ये महसूस किया कि अगले 10 साल जो आपने बताए हैं ना, 2025-26 तक, तो मैं महसूस कर रहा था कि मेरा पे आउट अगले 7-8 साल में भी 1 करोड़ रुपए हो जाता है, तो मेरी लाइफ सेट है। मतलब मैं अगले 10 साल में स्टेबल होने वाला हूँ इसमें। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, आपने काफी मोटिवेट कर दिया मुझे इस इंडस्ट्री को लेकर के, और अगले 10 साल में हिलने वाला नहीं है, उसमें बहुत बड़ा करने वाला हूँ ना। थैंक यू सर। जी, आज की ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच घनश्याम जी। और सर बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका, कि आपने इतने अच्छा शानदार ट्रेनिंग करी, हमें मोटिवेट किया और बहुत से पुराने लोगों को जगह दिया, जो लोग आपसे ही सीखा है सर, जो कुछ भी है वही सीख के आपसे सीख के यूज किया है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, मैं कल के आपको सर थैंक यू अशोक जी, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप मेरी टीम के अंदर हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब ऐसे डायमंड, ऐसे मेरे DUCD मेरी टीम के अंदर है।
थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। अच्छा सर, अच्छा कल के लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कल की जो कल सीएनटी है, कल की सीएनटी महिपाल जी एंड टीम की है। कल आपको बहुत अच्छी सीएनटी देखने को मिलेगी। कल हम लेंगे, कल का टाइम है 1 बजे, और कल बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होने वाली है। और उससे पहले 1 बजे 5 बजे मेडिटेशन का टाइम रहेगा मॉर्निंग में, जिसे मैं खुद कराता हूँ। काफी लोग रहते हैं, और अभी भी जो मीटिंग में आए हुए काफी लोग उसमें से रहते ही रहते हैं। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, जो वाकई अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करना चाह रहे हैं। मैं खुद बहुत ज्यादा मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे मेडिटेशन से। खुद काफी चीजों पे मेरी कुछ एरिया में बहुत फर्क पड़ा है मेरे को। मेरी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो गई है, और मैं बहुत फोकस्ड हो गया हूँ। पहले तो था ही, लेकिन अब और ज्यादा फोकस्ड हो गया हूँ, और ज्यादा टाइम को मैं वो करता हूँ। और काफी लोग मेडिटेशन से लोग सीख भी रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग खुद तो आ रहे हैं, लेकिन अपनी टीम को भी लेकर आए मेडिटेशन में, क्योंकि आपकी मॉर्निंग की शुरुआत फिर बहुत जल्दी हो जाती है, दिन बहुत जल्दी निकल जाता है। तो कल मिलते हैं मेडिटेशन में, और क्लोजिंग कीजिए, हैप्पी क्लोजिंग कीजिए। 2 दिन बचे हैं हमारे पास, आज का और कल का, डबल पीवी का, और कमाल कर दीजिए बस। और आज कंसिस्टेंसी का आज लास्ट डेट है। एंड विश यू वेल्थ, अच्छे से करिए बिजनेस को, लगे रहिए, और नए टारगेट अचीव कीजिए। विद दिस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सबको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, और हम लोग अशोक जी को धन्यवाद दिखाएंगे जी। मैं सबको अनम्यूट कर दिया है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ग्रेट। बढ़िया जबरदस्त ट्रेनिंग रही आज। मौका नहीं मिला बोलने का, थैंक यू। सभी लीडर्स ने आपके बारे में सब कुछ बोल ही दिया था। गुड मॉर्निंग सर। जबरदस्त। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू अशोक जी। थैंक यू। हम लोग यहाँ पे कुवैत में हैं, और कुवैत के हालात देख के और जो हम काम कर रहे हैं वो काफी हद तक मुश्किल है, लेकिन हम आपकी और रिजवान साहब की और ये सब बातें सुन के आगे से आगे ही बढ़ते रहते हैं। और आज की तो ट्रेनिंग ने धमाल कर दिया। और रिजवान साहब जी से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो आपके पीछे का बैकग्राउंड था आज चेंज है, वो हमें काफी मोटिवेशन करता है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना बीच में एक बम्बू की तरह दिखता है। हाँ। वो दिखता है कि हमें सीढ़ियों पे चढ़ते रहना, और वो पता नहीं बैकग्राउंड किस चीज का है, लेकिन मेरा एक अपना सपना है कि वैसा मैं भी अपने घर में मेरे पीछे बनाऊं। बिल्कुल बनाएंगे सर, बिल्कुल बनाएगा। मैं सुबह रोज देखता हूँ, और मुझे सुबह उठ के रोज वही देखने के लिए और आपका चेहरा देखने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। एक्चुअली इंजीनियर लाइन में ही हूँ, बट मुझे वो बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच सर। सॉरी टू डिस्टर्ब सर। कोई बात नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।